बट EIS में यस आई यूज टू मग अप लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली स्मॉल थिंग। मुझे समझ में नहीं आता तो मैं मग अप करता था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये मेरा EIS का बुक है, ऑलमोस्ट डबल है SM का। एंड इसमें चैप्टर्स तो ऑब्वियसली हाफ है SM का, बट कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बारे में मेरा कोई इसमें कोई डिग्री नहीं है। मुझे भी टफ लगता था EIS बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी होता है इसके इसके पांचों चैप्टर्स में। तो इसमें मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा टिप्स दे पाऊंगा कि कैसे प्रोसीड करना है। मैंने अपने 6 मंथ्स में जो जैसे पढ़ाई किया था, आप लोग भी उससे थोड़ा थोड़ा टिप्स ले सकते हो, गाइड ले सकते हो। बिकॉज कि अगर आप वो पांचों चीज़ मतलब मैंने कैसे पढ़ाई किया था उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी ठीक लगे कि इसका वे ठीक था पढ़ाई करने का, तो यू कैन ऑल्सो अडप्ट दैट टेक्निक एंड लर्न द EIS। तो सबसे पहले मुझे क्या लगता है, इसमें 3 चैप्टर काफ़ी कंफर्ट जोन में आता है। इसमें मुझे काफ़ी कंफर्ट जोन लगता है 3 चैप्टर। वो हो गया चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 1 में हो गया बिजनेस प्रोसेस BPA, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के बारे में काफ़ी हम लोग को चैप्टर्स में हम लोग रिलेट कर पाते हैं एंड हम लोग को ईजी याद हो जाता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर में क्या रिलेट कर पाता था, दैट वाज चैप्टर 5, कोर बैंकिंग बिजनेस। बिकॉज हम लोग डेली लाइफ में बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि बैंकिंग में हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है। तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही रहता है कि बैंकिंग बिजनेस में कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है। तो वैसे चैप्टर 5 भी अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि यस भाई मुझे समझ में आ रहा है बोलकर। वो मेरा हमेशा से कंफर्ट जोन था चैप्टर 5, चैप्टर 1 हो गया। एंड चैप्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। तो जो हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट उसके रिलेटेड पूरा का पूरा ये चैप्टर है। ओके, एंड आप लोग को थोड़ा हेल्प हो सकता है अगर आप ये चीज़ करोगे। तो चैप्टर 1 पहले पढ़ाई करो, चैप्टर 2 पढ़ाई करो एंड चैप्टर 5 पढ़ाई करो। कंपैरेटिवली रिलेटिवली थोड़ा मतलब लेंथ पे थोड़ा कम भी है, मतलब इसका चैप्टर थोड़ा कम भी है पेजेस में, चैप्टर 3 एंड 4 से। एंड आप लोगों को थोड़ा ईजी भी लगेगा कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में भी आ रहा है और याद भी हो रहा है। एंड चैप्टर 3 एंड 4 में मुझे हमेशा से टफ लगता था। चैप्टर 4 पूरा टफ नहीं लगता था। चैप्टर 4 का हाफ पोर्शन जो हम लोग ई-कॉमर्स हो गया, उसके मतलब जो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन हम लोग सामान मंगाते हैं, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर डीकैथलॉन हो गया, वॉट एवर द ई-कॉमर्स ऐप में भी, तो वहाँ तक मुझे काफ़ी ईजी लगता था। एंड आई फील कि वहाँ तक आप लोग भी ईजी से पढ़ाई कर सकते हो। एंड उसके बाद जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आता है उसमें आप लोग को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप लोग को थोड़ा ज़्यादा मेरा काफ़ी कंप्यूटर्स में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम था, तो मुझे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो गया, ग्रीन कंप्यूटिंग हो गया, उसके बाद वहाँ पर जो जो नया नया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मुझे टफ लगता था। बट यू मे फील कि वो आप लोग को ईजी है। बट अगर आप मेरे जैसे थे, आपको इतना कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो यू मे फाइंड इट मतलब टफ लगेगा आपको कि याद करने में वो चीज़। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, थोड़ा यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। जो सर आपको पढ़ा रही है उसको थोड़ा उनको थोड़ा पूछ सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वैसे आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। मुझे भी समझ में नहीं आता था इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, बट मैंने ट्राई किया एंड एग्जाम में जो आया था मैंने उसमें लिख के आ गया। और थोड़ा थोड़ा आई फील कि पता नहीं राइट बोल रहा हूँ या रॉन्ग बोल रहा हूँ, थोड़ा मगअप करना पड़ता है भाई EIS में। EIS में सब कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे समझ में नहीं आता था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं मगअप EIS में करता था, SM में भाई कभी सोचा भी नहीं वैसा करने को। बिकॉज सिंपल रीज़न कि भाई उतना कोई नॉलेज नहीं है। तो आई फेल्ड कि रादर मैं वो कॉन्सेप्ट को छोड़ दूँ, थोड़ा मगअप कर लूँ, सो दैट कि अगर बार बार उसको रिवाइज करते जाऊंगा तो एग्जाम के टाइम में एटलीस्ट लिख तो पाऊंगा अगर क्वेश्चन आया तो। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट क्या रहता है इसमें बेनिफिट, कि पूरा ऑलमोस्ट 50 मार्क्स में तो 35 मार्क्स जो रहता है हम लोग का डिस्क्रिप्टिव में, ऑलमोस्ट सबका सब हम लोग का डायरेक्ट आता है। केस स्टडी ये इसमें बहुत बहुत कम आता है। तो आप लोग नो अगर याद आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट याद है, उसके फीचर्स याद है, तो आप लोग जल्दी याद कर पाओगे कि हाँ वो चैप्टर में ये था और इसका अंदर ये की पॉइंट है, उसके बारे में क्या लिखना है। तो वैसे ही आप कर सकते हो। एंड चैप्टर 3 भी मुझे रिलेटिवली, मैंने जब एग्जाम देने गया था मैं हाफ करके गया था, पूरा नहीं किया था बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी था और मेरा सिलेबस आई थिंक EIS का पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो मैंने आधा करके गया था। एंड थैंक्स टू गॉड जो मैंने नहीं किया था वो एग्जाम में भी नहीं आया और जो किया था वो आ गया। बट ऐसा होना कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। तो आप लोग मैं ये बताऊंगा चैप्टर 3 एंड 4 में जितना आप लोग को ईजी लग रहा है पहले उसको पूरा का पूरा खत्म कर लो। एंड आपका टीचर्स आपको कैसे पढ़ा रहे हैं उनके जैसे प्रोसीड करो। एंड लास्ट में आप लोग जो टफ लग रहा है उसको लास्ट के लिए रखो, लास्ट के लिए रखो, मतलब पूरा लास्ट के लिए रखना। जो इजी है उसको जल्दी जल्दी खत्म करके निपटा दो। एंड लास्ट में जो रहेगा उसको धीरे धीरे याद करते जाओ एंड ऐसे प्रोसीड करना। तो ये मेरा EIS SM का मेरा एक्सपीरियंस क्या था। एंड आई थिंक SM में तो आपको जरूर हेल्प हुआ होगा, मैंने क्या बताया आपको। EIS में मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग आपको पक्का लगेगा कि इसको खुद को नहीं आता ये क्या समझाएगा बोलकर, बट स्टिल आई फील कि मैंने कैसे प्रोसीड किया था EIS के
500 चैप्टर्स में मैंने आपको बता दिया है, एंड यू मे फाइंड कि थोड़ा हेल्पफुल है या फिर थोड़ा हेल्पफुल नहीं है, वॉट एवर द केस में भी। तो अगर आपको अच्छा लगे ये एएस का ये जो भूत है हम लोग के दिमाग में, आई होप ये इंटर ग्रुप 2 जो भी इंटर ग्रुप 2 में ESSM पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जो नवंबर में एग्जाम देंगे या फिर बाद में एग्जाम देंगे, उनको थोड़ा सा हेल्प हो गया होगा ये वाला वीडियो से। तो फॉर नाउ इतना ही बात करूंगा। डू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।